हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूनिट नंबर 12 देखेंगे। बीएस डीएलए 137 में सेकेंड ईयर का ये हिंदी का सब्जेक्ट है। भाषण के लिए लेखन। सबसे पहले तो कुछ परिभाषा देख लो आप। इस चैप्टर में बार बार ऐसे शब्द आते हैं जैसे कि प्रोक्ति। प्रोक्ति किसे कहते हैं? किसी भी लेखन में वाक्यों का जो समुच्चय होता है उसे प्रोक्ति कहते हैं। वाक्यों से मिलकर ही एक दोस्तों पैराग्राफ बनता है और उस पैराग्राफ को कोई निश्चित अर्थ निकलता है। तो वाक्यों के समुच्चय, वाक्यों का जो सेट है ना, वाक्यों का जो संग्रह है वही प्रोक्ति कहलाता है। पर कार्य का क्या मतलब होता है कि मतलब क्या काम है अथवा उद्देश्य। जैसे कि भाषा के प्रकार, तो भाषा के माध्यम से कौन से उद्देश्य प्राप्त किए जा सकते हैं अथवा भाषा का क्या काम है। एक आलाप क्या होता है? मोनोलॉग इसको कहते हैं, इंग्लिश में मोनोलॉग। जब कोई व्यक्ति खुद से बात करे तो एक आलाप कहा जाता है। और संवाद किसे कहते हैं? वक्ता एवं श्रोता के बीच में संवाद स्थापित होता है। व्याख्यान किसे कहते हैं? जब एक वक्ता हो तथा अनेक श्रोता हो, एक बोलने वाला हो तथा अनेक व्यक्ति सुनने वाले हों। भाषा के प्रकार ही देखते हैं। कई बार टिप्पणी लिखना आपके पेपर में आ जाता है। भाषा के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान किया जा सकता है। भाषा की मदद से एक व्यक्ति अपने भावों को अभिव्यक्त कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है। भाषा सामाजिक संबंधों का आधार है। भाषा से ही संप्रेषण की क्रिया संपन्न हो पाती है। इसमें वक्ता व श्रोता दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। भाषा से सामान्य कार्य पूरे किए जाते हैं, जैसे हालचाल पूछना, मौसम व फिल्म के बारे में बताना, स्वागत तथा अलविदा कहना, सहमति व असहमति जताना। अब दोस्तों भाषा के विशेष कार्य भी होते हैं, जैसे कि बैंक, बीमा क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार व वाणिज्य आदि क्षेत्रों में भाषा का सीमित कोड का प्रयोग किया जाता है। सीमित कोड का मतलब क्या होता है? देखो, बीमा इंश्योरेंस का क्षेत्र, वहाँ कुछ अलग शब्द प्रयोग होते हैं। अब बैंक में जब जाएंगे तो वहाँ पर जैसे कि बैंक प्रबंधक, बाबू, इस प्रकार से कुछ शब्द होते हैं जो कि उसी क्षेत्र तक सीमित होते हैं। तो बैंक, बीमा क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और वाणिज्य, इनमें भाषा के कुछ निश्चित शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसी को कहते हैं भाषा का सीमित कोड। साहित्यिक रचनाओं के निर्माण में भाषा का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है। भाषा में भेद, अब देखते हैं वेरिएशन किस तरह से आता है। भाषा में भेद का निर्धारण विद्वान हेलिडे ने 4 तरह का बताया है, जैसे कि वार्ता क्षेत्र, वार्ता प्रकार, वार्ता शैली और वार्तेतर घटक। 4 प्रकार से भाषा में भेद उत्पन्न होते हैं या फिर अंतर उत्पन्न होता है। वार्ता के अनेक क्षेत्रों के आधार पर भेद आ जाता है, जैसे कि विज्ञान की भाषा दोस्तों अलग होती है। स्वास्थ्य, शिक्षा, दर्शन शास्त्र, फिल्म व पत्रकारिता की भाषा अलग अलग होती है। वक्ता व श्रोता के बीच संबंधों के आधार पर वार्ता के अलग अलग प्रकार हो जाते हैं, जिसके कारण से भाषा में भेद अथवा अंतर उत्पन्न हो जाता है। जैसे पिता पुत्र, माता बेटी, दो दोस्त अथवा मरीज डॉक्टर के बीच में होने वाली वार्ता में भेद में अंतर। उदाहरण में हम देख रहे थे पिता पुत्र, माता बेटी, दो दोस्तों के बीच में होने वाली बातचीत, मरीज डॉक्टर के बीच में जो बातचीत होती है ना, उस बातचीत में भाषा में भेद होता है। ठीक है। वक्ता व श्रोता की भागीदारी के कारण भाषा में भेद आ जाता है, जैसे एकालाप, संवाद, व्याख्यान की भाषा में अंतर होता है। ठीक है। वार्तेतर घटक में क्या होता है दोस्तों? आंगिक भाषा व मौखिक भाषा आती है। इन दोनों प्रकार की भाषाओं में अंतर के कारण भाषा में भेद उत्पन्न हो जाता है। आवाज में बलाघात, यानी कि बलाघात का मतलब होता है कि आप किसी शब्द पर जोर दे रहे हैं, लय में अंतर के कारण भाषा बदल जाती है। यह वार्तेतर घटक में आता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं भाषा व्यवहार में भाषा का विषय, श्रोता, वक्ता, लेखक अथवा पाठक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रोक्ति की संकल्पना और भूमिका असापेक्ष क्या होता है दोस्तों, वो पढ़ते हैं। प्रारंभ में भाषा की महत्वपूर्ण इकाई वाक्यों को माना जाता था, लेकिन भाषा में संप्रेषणीयता यानी कि श्रोता तक किस प्रकार से संदेश पहुंच पाता है की संकल्पना आने के बाद अब प्रोक्ति को वाक्य में और भी अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। सार्थक वाक्यों को जोड़कर ही प्रोक्ति का निर्माण होता है, क्योंकि स्वतंत्र वाक्य संप्रेषण की क्रिया पूरी नहीं कर पाते। भाषा प्रकार के कारण भाषा भेद उत्पन्न हो जाता है। संवाद में वक्ता व श्रोता दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। वक्ता व श्रोता की भूमिका बदलने पर ही संप्रेषण प्रक्रिया पूरी होती है। भूमिका बदलने से ही संवाद में तर्क करना, सहमति जताना, असहमति व्यक्त करना, सवाल जवाब करना आदि स्थितियां संभव हो पाती है। अगर संवाद में वक्ता व श्रोता की स्थिति न बदले तथा संवाद में तुम की स्थिति स्थिर कर दिया जाए तो प्रोक्ति एकालाप में बदल जाती है। दोस्तों बताया था एकालाप में क्या होता है, व्यक्ति अपने से ही बात करता है। ठीक है, तथा श्रोता सिर्फ दर्शक बन के रह जाता है। जब व्यक्ति चिंतन की स्थिति में होता है तो वह स्वयं ही वक्ता व श्रोता की भूमिका निभाता है। ठीक है, मन में जब विचार होते हैं, अकेला व्यक्ति जब बैठकर कुछ चिंतन करता है
तो वही श्रोता होता है और वही वक्ता होता है। जब व्यक्ति किसी घटना का वर्णन करता है तो संवाद का यह प्रकार विवरण कहलाता है। दोस्तों नीचे एक संवाद के मूल रूप के साथ में वक्ता का नाम है मोहन और तीसरे व्यक्ति की ओर से रूपांतरित प्रोक्ति दी गई है। आप इसे श्रोता का नाम है यहाँ पर शीला, जो कि सुन रही है बातें की और रूपांतरित करे। सवाल आ सकता है दोस्तों, जैसे कि संवाद है, यहाँ पर संवाद क्या होता है? दो अथवा दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में बातचीत को संवाद कहते हैं। तो दोस्तों हम देख रहे थे कि आपको श्रोता की ओर रूपांतरित करनी है। मोहन ने कहा, क्या मैं आपकी यह किताब कुछ समय के लिए ले सकता हूँ? तो शीला कहती है, नहीं। मोहन कहता, क्यों? क्या आप मुझे अपना दोस्त नहीं समझते हैं? शीला कहती है, समझती हूँ, पर इसे मुझे अभी खुद पढ़नी है। तो दोस्तों हमें प्रोक्ति का रूपांतरण करना है शीला की ओर से। अब शीला की ओर से क्या बातें कही जानी है? मोहन ने कुछ समय के लिए मुझसे किताब मांगी, पर मैंने उसे यह किताब देने से इनकार कर दिया। उसने मुझे इसका कारण पूछते हुए सवाल किया कि क्या वह मुझे अपना दोस्त नहीं मानती। तब मैंने उससे कहा कि मानती हूँ, पर इसे मुझे अभी खुद पढ़ना है ना। एक और एग्जाम्पल दे रखा है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नीचे एक संवाद के मूल रूप के साथ में तीसरे व्यक्ति की ओर प्रोक्ति का रूपांतरण करना है। आप इसे वक्ता यहाँ पर श्याम है, यानी कि बोलने वाला, स्पीकर, श्रोता लिसनर धोबी है, की ओर रूपांतरित करके लिखिए। संवाद है, श्याम, क्या ये कपड़े धोकर कल तक दे दोगे? धोबी कहता है, जी कल मिल जाएंगे। तो अन्य व्यक्ति की ओर से जो कोई तीसरा व्यक्ति है, वो किस प्रकार से प्रोक्ति बनेगी? जब श्याम ने धोबी से पूछा, क्या वह कपड़े धोकर अगले दिन दे देगा? तो धोबी ने उत्तर दिया कि कपड़े आपको अगले दिन मिल जाएंगे। अब श्याम की ओर प्रोक्ति का रूपांतरण करना, तो हम कहेंगे कि मैंने धोबी से प्रश्न पूछते हुए कहा कि ये कपड़े धोकर कल तक मुझे दे दोगे? तो धोबी ने उत्तर दिया कि ये कल मिल जाएंगे। धोबी की ओर से प्रोक्ति कैसे बनेगी? धोबी, श्याम ने मुझसे प्रश्न पूछते हुए कहा कि क्या ये कपड़े धोकर कल तक दे दोगे? तो मैंने उत्तर दिया कि कल तक मिल जाएंगे। एक और संवाद में प्रोक्ति का निर्माण आपको खुद करना है, वैसे मैंने आंसर लिख रखा है यहाँ पर। नीचे दिए गए संवाद में आपको तीसरे व्यक्ति की ओर प्रोक्ति का रूपांतरण करना है। संवाद आपके सामने दे रखा है दोस्तों। मोहन, कहाँ चले गए थे? आज काम इतना अधिक है और तुम्हारा पता नहीं, मोहन ने श्याम से कहा। तो श्याम बोलता, हुजूर थोड़ी देर हो गई, बात यह है कि मैं गुप्ता जी के यहाँ चला गया था। मोहन, कुछ काम बना? श्याम कहता है, हाँ वे मान गए हैं, काम के लिए 10,000 देंगे। मोहन, अच्छा, यह तो बड़ी अच्छी खबर है श्याम, तुम तो बड़े अच्छे आदमी हो। मोहन की ओर से प्रोक्ति का रूपांतरण हमें करना है दोस्तों। मोहन 2 डॉट लगा के लिखेंगे। मैंने श्याम से पूछा कि कहाँ चले गए थे, काम इतना अधिक है, पूर्णविराम, आज और तुम्हारा कोई पता नहीं है। ध्यान रखना, आपको प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं करना है प्रोक्ति में। तो श्याम ने कहा, थोड़ी देर हो गई, गुप्ता जी के यहाँ चला गया था। मैंने पूछा, कुछ काम बना? तो श्याम ने कहा, हाँ वे मान गए हैं, काम के लिए 10,000 देंगे। तो मैंने कहा, अच्छा। विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं आप। यह तो बड़ी अच्छी खबर है श्याम, तुम तो बड़े अच्छे आदमी हो। श्याम की ओर से प्रोक्ति का निर्माण कैसे करेंगे? आपको संवाद में लिखी लाइनों का ही प्रयोग करना है, कोई एक्स्ट्रा लाइन नहीं लिखनी अपनी तरफ से। श्याम, मैं गुप्ता जी के यहाँ चला गया था। तो श्याम कहने लगा कि कहाँ चले गए थे? आज इतना काम है, तुम्हारा पता नहीं। तो मैंने कहा, मैं गुप्ता जी के यहाँ चला गया था। तो उसने पूछा, काम बना? तो मैंने कहा कि हाँ वे मान गए हैं, काम के लिए 10,000 देंगे। तो कहने लगा श्याम, यह तो बड़ी अच्छी खबर है, तुम तो बड़े अच्छे आदमी हो। दोस्तों अब कुछ विषयों पर भाषण हम लिख सकते हैं, जैसे कि साहित्यिक विषयों पर लिख सकते हैं, सांस्कृतिक विषयों पर भाषण लिख सकते हैं, धार्मिक भाषण भी होते हैं, सामाजिक समस्याओं पर भाषण लिख सकते हैं, विधानसभा व लोकसभा के भाषण तथा राष्ट्रीय पर्व है जैसे कि 15 अगस्त और 26 जनवरी पर दिए जाने वाले भाषण हम लिख सकते हैं। भाषण कर्ता जो भाषण कहता है वह लोकप्रिय और प्रभावशाली तब बनता है जब वह शब्दों का स्पष्ट रूप से उच्चारण कर पाता है, अनुमान, बलाघात, लय, शुद्ध उच्चारण कर पाता है, वह व्यक्ति अच्छा भाषणकर्ता कहलाता है। भाषण के लेखन में हमें ध्यान देने योग्य बातें निम्नलिखित हैं, ठीक है, भाषण लेखन करते समय। ओके, तो ये पेपर में सवाल आ सकता है दोस्तों 20 नंबर का। इसमें पहला हेडिंग लिखेंगे आप, व्याकरणिकता। समझ गए होंगे आप, भाषण लिखते समय व्याकरण की दृष्टि से वाक्यों में शुद्धता होनी चाहिए। वाक्यों में वर्तनी से संबंधित, वर्तनी क्या होती है जिससे वाक्य का निर्माण होता है, तो उसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। विराम चिन्हों का उपयोग सावधानी से करना चाहिए, जैसे कि विस्मयादिबोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अपूर्ण विराम, ये चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते, तो इनका उपयोग हमें भाषण लेखन में सावधानी से करना चाहिए ताकि जनता तक भाषण अच्छे से संप्रेषित किया जा सके। दूसरी विशेषता है भाषण लेखन में स्पष्टता। तो भाषण में विचारों व भाव
कि सही अभिव्यक्ति हेतु शब्दों में स्पष्टता होनी चाहिए ताकि जनता भ्रमित ना हो, उनको सही सूचना मिल सके। फिर औचित्य, तो भाषण में शब्दों का सही चयन व उनका क्रम उचित रूप से होना चाहिए। सूचना में भाषणकर्ता नए आंकड़े उपयोग कर नई जानकारी देता है और भाषण को अच्छा बना सकता है। प्रभावशीलता, भाषण में प्रभावशीलता बढ़ाने हेतु लोकप्रिय मुहावरों का, लोकोक्तियों का, शेर शायरियों का उपयोग किया जा सकता है, तभी वह वहाँ भाषण शैली में अच्छा प्रभाव बन सकेगा। अन्य बातें क्या ध्यान में रख सकते हैं आप भाषण लिखते समय? भाषण लिखते समय यह जान लेना चाहिए कि श्रोता कौन है, कैसा है, यह निर्धारित करना, भाषण की शैली का निर्धारण करना, भाषण की रूपरेखा तैयार करना, विषय से संबंधित जानकारियां प्राप्त करना, लिखित भाषा में शब्दों का शैली का उत्कृष्ट रूप से परिमार्जन करना। समाचार की भाषा और उसका लेखन किस तरह से होता है वो देखते हैं। समाचार जनसंचार के सशक्त माध्यम है। अखबार कोमा पत्र पत्रिकाओं कोमा रेडियो कोमा टेलीविजन के माध्यम से समाचारों का प्रकाशन व प्रसारण होता है। समाचार भी लिखित व मौखिक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। भाषा कोमा चित्र कोमा संकेत कोमा ध्वनि के माध्यम से जनता तक विचारों कोमा अनुभूतियों कोमा भावनाओं तक पहुंचाया जाता है। समाचार को समाज का प्रत्येक वर्ग पढ़ता है व सुनता है, अतः भाषा सहज सरल प्रवाह में होनी चाहिए। समाचार को दोस्तों अनपढ़ व्यक्ति भी सुनता है, ठीक है, और पढ़े लिखे व्यक्ति भी सुनता है, तो सरल सहज प्रवाह में होनी चाहिए भाषा। अलग अलग प्रकार के समाचार लेखन के क्षेत्रों हेतु अलग अलग विशेषज्ञों की होने की जरूरत है। जैसे कि खेल समाचार कोई लिखता है तो भाई खेल विशेषज्ञ उनके लिए होने चाहिए। ओके, कोई राजनीति से संबंधित लिखता है तो राजनीति का ज्ञान उनको होना चाहिए। कोई धर्म से संबंधित कुछ लिखता है तो उसको ज्ञान होना चाहिए धर्म क्षेत्र का। प्रेषक के पास पर्याप्त सूचना तथा ग्रहीता कौन होता है? जो कि संदेश सुनता है, उसको रिसीवर भी कहते हैं, के पास सूचना के प्रति विश्वास अर्थ ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए, तभी संप्रेषण की क्रिया पूरी होती है। संप्रेषण के 5 तत्व होते हैं: संदेश, प्रेषण, संपादक, माध्यम और ग्रहीता। समाचार लेखन के क्षेत्र देखते हैं अपन, किन किन क्षेत्रों में समाचार लेखन किया जाता है। तो दोस्तों शिक्षा, तकनीकी, प्रशासन, समाज कल्याण, मनोरंजन, संस्कृति, अर्थशास्त्र, विज्ञान, उद्योग, व्यवसाय, राजनीति, कला, राजनीति और फैशन के क्षेत्र में हम समाचार लेखन कर सकते हैं। प्रयोजन मतलब उद्देश्य के आधार पर समाचार लेखन को 2 भागों में बांटा जाता है, जैसे कि सामाजिक प्रयोजन और व्यवसाय प्रयोजन। सामाजिक प्रयोजन के लिए समाचार लेखन करते समय उस देश की समाज संस्कृति, धार्मिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति के बारे में पता रहना चाहिए। व्यावसायिक प्रयोजन के लिए समाचार लिखते समय हमें उस देश की अर्थव्यवस्था व उद्योगों के बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए तथा विज्ञापन की भाषा का इस्तेमाल होता है। यहाँ समाचार लेखन का उद्देश्य उत्पादों की अधिकतम बिक्री हेतु किया जाता है तथा भाषा को आकर्षक रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपने अलग अलग एडवर्टाइजमेंट अथवा विज्ञापनों की भाषा देखी होगी, जैसे कि एक चाय का विज्ञापन देखते हैं जिसमें अपन कहा जाता है वाह ताज, दर्द का अंत तुरंत। तो इस तरह से विज्ञापन की आकर्षक भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। समाचार लेखन में संस्कृत उर्दू के शब्दों का संतुलित प्रयोग समाचार लेखन को आकर्षक बनाने हेतु किया जाता है। जैसे शक्ति ताकत, स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती, स्वादिष्ट, जायकेदार, इस प्रकार के शब्द हैं वो समाचार लेखन में आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है समाचार लेखन को। समाचार लेखन को प्रभावशाली बनाने हेतु निम्न बातों को भी ध्यान में रख सकते हैं, जैसे कि संदेश में संक्षिप्तता हो, यानी कि छोटा हो संदेश लेकिन प्रभावकारी हो। संदेश में नवीनता हो, संदेश का विषय असाधारण हो, ऐसा संदेश अथवा सूचना जो जनता को प्रेरित अथवा उत्तेजित कर सके। सामाजिक दृष्टि से सूचना सार्थक हो, कोई भ्रांति न फैले, उससे विशेष तथ्यों का समावेश किया जा सके। समाचार लेखन में हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए ऐसे समाचार जिसमें बहुसंख्यक लोगों की रुचि हो, यानी कि बहुत सारे लोग उस समाचार को पढ़ना चाहते हैं, इस प्रकार का समाचार लेखन हमें करना चाहिए उन व्यक्तियों को ध्यान में रख करके। समाचार लेखन करते समय हमें खुद से भी कुछ सवाल पूछने चाहिए कि घटना कब हुई, घटना कहाँ हुई, क्या घटना हुई, घटना क्यों हुई, घटना में कौन शामिल था, घटना कैसे हुई। समाचार लेखन में निम्न गुण होने चाहिए। अद्यनता मतलब क्या होता है? अपडेशन, ठीक है, नई जानकारी होनी चाहिए। अगर कोई घटना जैसे कि हाल फिलहाल की हुई है तो उसको लेखन में महत्व दिया जाता है, क्योंकि पाठक उसी घटना को पढ़ना चाहता है जो उसके क्षेत्र के आसपास अभी घटित हुई है। जैसे कि कोई समुद्री तूफान आया है, कोई भूकंप आया है, ठीक है, तो यदि इन घटनाओं को छापने में देरी हमने कर दी, जैसे कि भाई कल भूकंप आया और 1 महीने बाद में भूकंप की उस घटना को हम छाप रहे हैं समाचार लेखन में, तो कोई मतलब का वह समाचार लेखन नहीं रहेगा अथवा समाचार लेखन महत्वहीन हो जाएगा। दूसरी बात, नवीनता होनी चाहिए समाचार लेखन में।
समाचार लेखन में किसी खबर को रोचक उत्तेजक मजेदार बना दिया जाए तो उसमें नवीनता आ जाती है। ऐसे समाचारों को रुचि लेकर जनता पढ़ती है। जैसे कि भाई एक नदी बह रही है और नदी में दो बच्चे डूब गए हैं। एक सांप आया वहां पर, उस सांप ने बचा लिया दोनों बच्चों को। तो इस प्रकार से उत्तेजक रोचक बना के समाचार लेखन कई बार किया जाता है। निकटता, समाचार लेखन में निकटता होनी चाहिए। जैसे कि शहर में आयोजित मेले, पुस्तक प्रदर्शनी, नई फिल्म, किसी मोहल्ले में बिजली अथवा पानी की कटौती जैसे खबरें पाठक से निकटता से जुड़ी होती हैं। पाठक को ऐसे समाचार आकर्षित करते हैं क्योंकि ये उसी के परिवेश से जुड़े होते हैं। संपादक को समस्या का समाधान भी समाचार लेखन में सुझाव देना चाहिए। समाचार लेखन में एक और पक्ष होता है निष्पक्षता और तटस्थता, यानी कि आप किसी की साइड न लें, आप संतुलित होकर के समाचार लेखन करें। तो समाचार लेखन करते समय किसी भी वर्ग समूह व्यक्ति धर्म राष्ट्र को ठेस नहीं पहुंचे, इसलिए संपादक को निष्पक्ष होकर लिखना चाहिए। अन्यथा लोगों के मन में दोस्तों घृणा भी पैदा हो सकती है। जैसे कि कोई सीमा विवाद चल रहा है लोगों के बीच में, राज्यों के बीच में, तो उस समाचार लेखन को ध्यान से लिखना चाहिए। कहीं पर दंगे हो गए, जातीय धार्मिक संघर्ष हो गए, तो इनसे संबंधित समाचार जो लेखन है वो निष्पक्ष होकर लिखना चाहिए। यथार्थता होनी चाहिए समाचार लेखन में, अथवा सच्चाई होनी चाहिए। तो यदि घटना को वास्तविक रूप में लिखा जाए तो समाचार लेखन का महत्व बढ़ जाता है। समाचार लेखन को सार्थक बनाने हेतु तथ्यों को निम्न आधार पर चुनना चाहिए। तो ऐसे तथ्यों जो कि समाचार की विश्वसनीयता और यथार्थता बढ़ाए, ऐसे तथ्य जो सरकार अथवा संगठनों अथवा दर्शकों द्वारा प्रमाणित हो, ऐसे तथ्य जो सार्वजनिक हित में उपयोगी हो, ऐसे तथ्य जो जनता के लिए रोचक आकर्षक ज्ञानवर्धक हो। तो ये बात है, हमें समाचार लेखन में भी तथ्यों को चुनने में करना चाहिए। तथ्यों को जब चुनते हैं तो इन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। समाचार लेखन में कोड परिवर्तन एवं कोड मिक्सिंग क्या होता है? दोस्तों, समाचार में संप्रेषणीयता बढ़ाने हेतु सरल सहज लोकप्रियता बोधगम्यता, एक ही भाषा में अनेक भाषा के शब्द शामिल कर लिए जाए तो समाचार लेखन है वो आसान बन जाता है। जब किसी एक भाषा के शब्द को प्रतिस्थापित करके दूसरी भाषा के शब्द का प्रयोग किया जाए तो उसे कोड परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि सड़क को क्या कहते हैं? रोड कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया कोड परिवर्तन। जब इन्हीं शब्दों को मिलकर लिख दिया जाए तो इसे कोड मिक्सिंग कहते हैं। जैसे कि हिंदी का कोई भी सेंटेंस हो, उसके अंदर दो तीन भाषाओं के शब्द अगर मिलते हैं तो उस चीज़ को कहते हैं कोड मिक्सिंग। जैसे विराट कोहली को आज मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया क्योंकि उन्होंने इस मैच में अच्छी बैटिंग की थी। तो दोस्तों, यहाँ पर मैन ऑफ द मैच तो है कोड परिवर्तन, ठीक है। और यहाँ पर अलग अलग कोड परिवर्तन किए गए हैं मिलाकर के, तो इस सेंटेंस में कहेंगे कि भाई कोड मिक्सिंग का यूज़ किया गया है। बैटिंग का अर्थ बल्लेबाजी होता है, बाजार को मार्केट कहते हैं अपन, है ना। तो वाद विवाद देखते, वाद विवाद क्या होता है दोस्तों? यह भी एक प्रोक्ति का ही रूप है जिसमें श्रोता स्थिर रहते हैं, कि सुनने वाले स्थिर रहते हैं, कुछ बोलते नहीं अपनी तरफ से। दो या दो से अधिक वक्ता बोलने वाले किसी विषय पर अपने दलील प्रस्तुत करते हैं, अपनी बातें रखते हैं, तो उस प्रोक्ति को अपन डिबेट अथवा वाद विवाद कहते हैं। वाद विवाद हेतु निम्न दक्षताएं होनी चाहिए। जैसे कि भाषा प्रयोग की दक्षता, भाषा पर आपकी कमांड होनी चाहिए। जैसे कि वक्ता की वाणी में ओजस्विता, प्रभावशीलता तार्किकता होनी चाहिए। और क्या लिख सकते हैं अपन कि डिबेट में क्या विशेषताएं होती है? संप्रेषण सामर्थ्य, वक्ता को वाद विवाद करते समय उचित कथनों का तथा उदाहरणों का आंकड़ों का प्रयोग करना चाहिए डिबेट को अथवा वाद विवाद को अच्छा बनाने के लिए। फिर है इसमें पॉइंट संवाद सामर्थ्य, वक्ता द्वारा प्रस्तुतिकरण प्रभावशीलता के साथ करना चाहिए ताकि बातों का प्रारंभ व अंत समझदारी के साथ किया जा सके। वाद विवाद शुरू करने हेतु विषय का चयन किया जाता है, उसके बाद ही उस विषय के सकारात्मक व नकारात्मक पक्षों पर चतुराई के साथ में दलीलें प्रस्तुत की जाती हैं वक्ता के द्वारा। अब दोस्तों, आपका वाद विवाद कंप्लीट हो गया है। वार्तालाप क्या होती है? ये भी एक प्रवृत्ति का ही प्रकार है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा मौखिक अथवा लिखित स्तर पर दूसरे व्यक्ति से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नों की प्रकृति व्यक्ति के व्यक्तित्व उपलब्धियों निजी जीवन व्यावसायिक जीवन से संबंधित होती है। प्रश्न सामाजिक राजनीतिक आर्थिक सांस्कृतिक आधारों पर पूछ लिए जाते हैं। किसमें? वार्तालाप में। वार्तालाप में प्रश्नों का क्रम निर्धारित होता है। प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति पहले से ही लिखकर उत्तर देने वाले व्यक्ति को प्रश्न दे देता है। देखो, आपने देखा होगा जैसे कि आपकी अदालत, उसमें
जो रजत शर्मा जी रहते हैं वह प्रश्न पूछते रहते हैं, जो कटघरे में जो व्यक्ति खड़े होते हैं उनसे लगातार प्रश्न पूछते रहते हैं। आजकल इस तरह के प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। तो दोस्तों, वार्तालाप के कुछ उदाहरण क्या है? इंडिया टीवी पर आपकी अदालत कार्यक्रम को चलाने वाले रजत शर्मा अनेक व्यक्तियों जैसे वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों, राजनेताओं, कलाकारों, साहित्यकारों, रक्षा विशेषज्ञों, प्रधानमंत्रियों, मुख्यमंत्रियों से वार्तालाप करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आपका जो ये यूनिट नंबर 12 था, ये कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने वाद विवाद देखा, हमने वार्तालाप देखा, ठीक है? और कोड मिक्सिंग, कोड परिवर्तन क्या होते हैं, समाचार लेखन देखा, भाषण लेखन देखा, ठीक है? इस तरह से आप चीज़ों को याद रखें, ठीक है? और यहाँ से कन्फर्म सवाल आएगा एक 10 या 20 नंबर का, तो आता ही आता है। और इसको एक बार और वीडियो को देखें, 2-3 बार देखें तो बेटर होगा, क्योंकि उतना ही ज़्यादा रिवीजन होगा। जितना ज़्यादा रिवीजन होगा उतना ही ज़्यादा आपको चीज़ें याद होंगी। यूनिट नंबर 12 भाषण के लेखन कंप्लीट होता है। थैंक यू।